मुझे नहीं लगता कि आज भी ये केस कोई भूल पाया होगा। मुझे लगता है ये केस आज भी सबको उंगलियों पर याद होगा और आज भी कोई भी बता देगा कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ था, उस घर में ऐसा ऐसा चला था। लेकिन कुछ राज जो होते हैं वे छुपा लिए जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाद में पता चलती हैं और बाद में नहीं बताई जाती हैं। कुछ बातें ऐसी निकल कर आती हैं जिसे जानकर लोग पहले भी हैरान रह गए थे और आज भी हैरान रह जाएंगे, आज भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। एक परिवार में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उन्हें एक एक करके इतनी बेरहमी से मार दिया जाता है कि जो भी कोई देख रहा था, जो भी कोई इस केस को सुन रहा था, वो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि जिसने भी ये सब कुछ किया है वो जल्दी ही पकड़ा जाए। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि ये सारी करतूत एक बेटे ने की है और एक बेटे ने ही एक एक करके अपने सारे घर वालों को मार दिया, और घर वालों को मारने की वजह जो होती है उसके पीछे एक एक करके सारी जब निकल कर आती हैं, तो गांव वाले, घर वाले, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक बेटा अपने परिवार के साथ ऐसा भी कर सकता है। इस कहानी में, इस घटना में यहाँ पर रिश्तों को शर्मसार किया गया था, यहाँ पर रिश्तों का गला घोटा गया था, यहाँ पर उन रिश्तों को गला घोटा गया था जहाँ पर उसे बहुत प्यार मिल रहा था और इतना प्यार मिल रहा था, ना ही तो उसे किसी चीज़ की कमी थी और ना ही उसे प्रॉपर्टी की कमी थी। लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों के साथ ऐसा क्यों करता है, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। और पहले भी बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं और आज भी बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है रोहतक, और इसी का एक छाछर चुंगी स्थित विजयनगर कॉलोनी लगती है। इसमें एक परिवार रहता था। बात है 27 अगस्त सन 2023 की। टाइम हो रहा होगा, लगभग 2 का टाइम हो रहा होगा। तभी घर वाले जो होते हैं वे दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते हैं। बेटा जो होता है घर के बाहर खड़ा हुआ होता है। बेटा जो होता है बार बार दरवाज़ा पीट रहा होता है। वो बार बार कह रहा होता है कि दरवाज़ा खोलिए, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। घर का कोई भी सदस्य जो होता है वो घर के बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन बेटा जो होता है वो परेशान हो जाता है। जब परेशान हो जाता है तब जाकर अपने मामा को कॉल करता है और मामा से कहता है कि मामा, घर का कोई भी सदस्य, ना ही तो मम्मी, ना ही पापा, ना ही बहन, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर के अंदर कुछ गलत हो गया है। तब इसके मामा जो होते हैं वे तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि घर का दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। वे भी खटखटाते हैं, लेकिन जब घर का दरवाज़ा काफ़ी देर तक नहीं खुलता है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तब पुलिस वाले जो होते हैं घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जब वहाँ का दृश्य देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो वाकई में वे हैरान रह जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर यानी कि इस परिवार में 4 सदस्य रहते थे। 5 रहते थे। जो इस घर का मुखिया था, जिसका नाम होता है प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान। इसकी पत्नी का नाम होता है बबली। इसकी बेटी का नाम होता है नेहा और उर्फ तन्नू। इसके बेटे का नाम जो होता है वो होता है अभिषेक उर्फ मोनू। अभिषेक की उम्र जो होती है वो 22 साल होती है। इसकी सास का नाम होता है कौशल। ये जो सारे थे ये एक साथ रह रहे थे, यानी कि एक परिवार में रह रहे थे। इस परिवार में सारे लोग जो होते हैं बड़े अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अभिषेक उर्फ मोनू जो होता है वो घर के बाहर होता है। 4 सदस्य जो होते हैं घर के अंदर होते हैं। 4 सदस्यों में से जो घर का मुखिया होता है वो फर्स्ट फ्लोर पर पड़ा हुआ था और उसके खून से लथपथ हुआ था। जब उसको देखा जाता है तो उसमें सांसें नहीं चल रही थी। जब देखा गया तो उसमें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब वे ऊपर फ्लोर पर जाते हैं, जब ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, तब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो लड़के की जो अभिषेक की माँ होती है वो पड़ी हुई होती है और उसकी जो नानी होती है वो पड़ी हुई होती है। इन दोनों में जो इसका पिता था उसमें 3 गोलियां लगी हुई थी और इन दोनों में इसकी माँ में 1 गोली लगी हुई थी और उसकी जो नानी होती है उसमें 2 गोलियां लगी हुई थी। यानी कि इन सब तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। जब ये सारी बातें पता चलती है, अब इधर से जब इसकी बहन को देखा जाता है तो बहन जो होती है उसकी सांसें चल रही होती है, वो गंभीर रूप से घायल होती है। बहन को आनंद फानंद में हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल भेजने के बाद उसे एक पीजी हॉस्पिटल भेजा जाता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जानने में लग जाते हैं कि आखिरकार इनके साथ ये सब किसने किया। पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि ये बबलू पहलवान जो होता है प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या करता था। प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ किसी के साथ इसने दुश्मनी पाल ली होगी, शायद उसने ही ये सब कुछ किया होगा। तो पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को तहकीकात करने में लग जाते हैं। उधर जो इनकी बेटी यानी कि इस घर की लड़की होती है वो पीजी हॉस्पिटल में भर्ती होती है और वो अपनी मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी।
इधर जो बेटा होता है वो बहुत रो रहा था, चीख रहा था और कह रहा था कि मेरे माँ बाप मुझे एक बार दिखा दीजिए। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो उसे दिखा नहीं पाते, क्योंकि पहले से ही बहुत परेशान होता है और सोचते हैं, क्योंकि उनका चेहरा जो होता है बहुत बिगड़ गया था, चेहरा जो होता है वो दिखाने लायक नहीं होता है। तभी अभिषेक जो होता है जब उनकी तीनों का अंतिम संस्कार कर रहा था, उन्हें मुखाग्नि दे रहा था, तो बहुत रो रहा था और कह रहा था कि मम्मी पापा आप मुझे छोड़कर कहाँ पर चले गए। ये देखकर गांव वाले, मोहल्ले वाले, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी रो रहे थे, सोच रहे थे कि इस बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। तभी इससे वो बाहर निकला ही नहीं था, लेकिन जब ही 39 घंटे बाद उसकी बहन जो होती है अपना दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद अभिषेक जो होता है बिल्कुल अकेला हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली गई। वो पुलिस वालों से सिर्फ एक ही मांग कर रहा था, वो कह रहा था कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस वाले जो होते हैं घर वालों से पूछताछ करते हैं। घर वालों से पूछताछ करने के बाद वे बस सिर्फ आइडिया लगा रहे थे कि वहाँ से हो सकता है, वहाँ से हो सकता है। वे 100 लोगों को इस घेरे में लेते हैं। 100 लोगों को इस घेरे में लेने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। जब उन्हें कुछ भी प्रूफ हाथ नहीं लगता तभी उन्हें जब सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, 500 मीटर की रेंज तक सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, सीसीटीवी कैमरे में कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें एक संदिग्ध गाड़ी मिलती है। जब संदिग्ध गाड़ी मिलती है उसके बारे में पता करते हैं, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस वाले जो होते हैं उनके हाथ खाली होते हैं। केस को कई दिन बीत जाते हैं और उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था कि इस केस को जल्द से जल्द सोल्व करो। अब इधर एक बार फिर से वे घर में पूछताछ करते हैं। तभी घर के कुछ सदस्य जो होते हैं, यानी कि मामा हुए और भी परिवार वाले हुए, वे कहते हैं कि कोई घर का ही है। तभी जब वे अभिषेक से बार बार सवाल कर रहे थे तो अभिषेक जो होता है बार बार अपना बयान पलट रहा था, वो बार बार कुछ कह रहा था। तब पुलिस वाले जो होते हैं उससे कह रहे होते हैं कि तुम कहाँ थे, तो बताता है कि मैं एक होटल में खाना खा रहा था। पुलिस वाले जो होते हैं वो कार्ड लेते हैं। कार्ड लेने के बाद उस होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद जब पता करते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि अभिषेक यहाँ पर खाना नहीं खा रहा था उस टाइम पर। अब पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें पूरा शक हो जाता है कि कहीं ना हो अभिषेक का इसमें हाथ है। पुलिस वाले जो होते हैं वे अभिषेक को गिरफ्त में लेते हैं। गिरफ्त में लेने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन अभिषेक जो होता है वो बार बार अपना बयान बदल रहा था। वो बार बार नई नई बातें बता रहा था। वो बार बार कभी कुछ कह रहा था तो कभी कुछ कह रहा था। पुलिस वाले जो होते हैं हर बार उसकी बात पर यकीन कर रहे थे, हर बार वहाँ पर जाकर देख रहे थे जहाँ पर वो बार बार बता रहा था। लेकिन पुलिस वालों के हाथ सिर्फ निराशा लगती है, ऐसा कुछ नहीं लगता जैसा अभिषेक बताता है। पुलिस वाले जो होते हैं वे सोच रहे थे और कह रहे थे कि तुम सच सच बता दो कि तुमने अपने माँ बाप को मारा है, कि तुमने अपने पूरे परिवार को मारा है, फिर क्यों मारा है और क्या वजह रही थी तुम्हारी। हम इतना तो जान चुके हैं, जब तुम्हारे माँ बाप का कत्ल हो रहा था, जहाँ जहाँ तुमने बताया वहाँ तो तुम थे नहीं, फिर तुम कहाँ थे। तभी अभिषेक जो होता है वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर शिकंजा कसते हैं तब कहीं जाकर अभिषेक टूट जाता है। टूट जाने के बाद कहता है कि हाँ मैंने सबको मारा है। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं एक बार को तो हैरान हो जाते हैं। फिर उससे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अभिषेक जो होता है वो पहले कहता है कि मेरे जो पिताजी थे उन्होंने जो ज़मीन का बड़ा हिस्सा था वो मेरी बहन के नाम कर दिया था। मैं उसके विरोध में था। मैंने कहा कि पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी ज़मीन का हिस्सा मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं। लेकिन जो उसके पिता होते हैं वे कहते हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा। उन्होंने एक ज़मीन का बड़ा हिस्सा जब मेरी बहन के नाम कर दिया तो मैं उनसे बार बार मना करता हूँ, लेकिन वे जब भी नहीं मानते। और दूसरी वजह अगर सोशल मीडिया की माने, सोशल मीडिया पर ये भी वायरल होता है, ये भी बातें बताई जाती है कि अभिषेक जो होता है एक उत्तराखंड के नैनीताल का रहने वाला एक लड़का होता है। वो लड़का जो होता है उससे दिल्ली में मिलता है। ये जो अभिषेक होता है इसकी उम्र महज 22 साल होती है और ये जाट कॉलेज से BA की पढ़ाई कर रहा था, सॉरी BCom की पढ़ाई कर रहा था। ये जो अभिषेक होता है, अभिषेक एक लड़के से मिलता है जो यूके के नैनीताल का रहने वाला होता है, यानी कि उत्तराखंड के नैनीताल का रहने वाला होता है, और वो उससे दिल्ली में मिलता है। जब इससे मुलाकात होती है, आज से 4 साल पहले इसकी मुलाकात होती है, उनका दोस्ताना जो होता है वो इतना बढ़ जाता है कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं। जब एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं तब ये जो अभिषेक होता है कहता है कि मैं अपना जेंडर चेंज करवा लूँगा और मैं तुम्हारे लिए लड़की बन जाऊँगा। तब ये अपने घर, इसका जो प्लान था वो सिर्फ इतना था, ये जगह जगह से सर्च कर रहा था, जगह जगह ये पूछ रहा था कि जेंडर चेंज करवाने में कितना खर्चा आ जाएगा। तब इसे 5 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। 5 लाख रुपए अपने घर वालों से मांगता है तो घर वाले जो होते हैं इसे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत है और तुम इतने पैसों का करोगे तो करोगे क्या। लेकिन अभिषेक जो होता है सारी बातें अपने घर वालों को नहीं बताता। वो अपने घर वालों से नहीं कह पाता कि मैं अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता हूँ। अब वो सिर्फ ये चाह रहा था कि मुझे पैसे मिल जाए, मैं अपना जेंडर चेंज करवाऊँ, मैं उस लड़के के साथ यूके जाकर यानी कि विदेश जाकर रहने लगूंगा और सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये सारी बातें बबलू पहलवान यानी कि उसके पिता को पता चलती है कि उनका बेटा अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है, वो लड़की बनना चाहता है, तो इसके विरोध में आ जाते हैं
और वो उस पर हाथ भी उठाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम हमारी नाक कटवाओगे, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दी, तुम मेरे एक लौती औलाद हो और तुम मेरी एक लौती औलाद होने के बावजूद ऐसा कर रही हो। यानी कि उनका अकेला लड़का होता है वो। तो जो अभिषेक होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अपना जेंडर चेंज करवाऊँगा, और वो बार बार यही रट लगा कर रखता है कि मैं जेंडर चेंज कराऊंगा, लेकिन उसके पिता जो होते हैं मना कर देते हैं। अब इधर अभिषेक जो होता है ये सारी वजह बताता है अपने माँ बाप और बहन और जो उसकी नानी होते हैं उनको मारने की। वो बताता है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरी बहन के नाम एक बड़ा हिस्सा हो गया था और मैं अपना जेंडर चेंज करवाना चाह रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप को पता चल गया था और वो मेरा जेंडर चेंज नहीं करवाने दे रहे थे। और कई सारे खुलासे होते हैं। वो बताते हैं कुछ सोशल मीडिया पर कि वो शादी भी करना चाहता था, उससे शादी करके उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन घर वाले जो होते हैं उसके खिलाफ होते हैं और सब खिलाफ होते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि तुमने भाई अगर तुम्हें जेंडर चेंज करवाना ही था तो तुम पुलिस की मदद ले सकते थे, तुम अपने घर वालों के खिलाफ जा सकते थे, लेकिन घर वालों को मारने की क्या ज़रूरत थी। और तुम उनकी एक लौती औलाद थी, सही कहा उन्होंने, तुम उनके अकेले लड़के थे, इसलिए उन्होंने तुमसे शायद बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी और तुम उनकी उम्मीदों के साथ साथ भी उस लड़के के साथ शायद रह सकते थे। पुलिस वाले जो होते हैं भी कहते हैं कि तुमने जिस गन से उन सबको शूट किया है वो गन कहाँ पर है। तो अभिषेक जो होता है उस गन को कहीं फेंक कर आ जाता है। फेंक कर आने के बाद जब पुलिस वाले उसे लेकर जाते हैं, लेकर जाने के बाद उस गन को बरामद करते हैं। अभिषेक जो होता है वो फिर भी कोर्ट के बाहर लेकर आने की कोशिश कर रहा था। वो फिर भी अपने बयान वकील को देख रहा था, वकील को बुला रहा था और उसको अपनी बेल की मांग कर रहा था। अभिषेक ने अपने पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया था, अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। क्या वाकई में उसने सब कुछ सही किया था या फिर गलत किया था? आज से 2-3 साल पहले ये केस जो होता है इतने सुर्खियों में आता है। इतने सुर्खियों में आने के बाद सबको सिर्फ इतना ही पता लगाना था कि ये सब के पीछे कौन होता है और इन सबको किसने मारा, इस परिवार के लोगों को किसने इतनी बेरहमी से मारा। लेकिन जब सबको पता चलता है कि उनके ही बेटे ने उन्हें मारा है तो सब दहशत में आ जाते हैं। सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक बेटा अपने परिवार वालों के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।